नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जहाँ से आपसे आर्मी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को भी देखते हुए चलेंगे जो आपसे पिछले वर्षों के एग्जाम में पूछे गए थे। साथ में पूरे टॉपिक को बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से कवर कर जाएंगे। आज हम इंडियन पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में बात करेंगे, संसद के विभिन्न अंगों के बारे में बात करेंगे और जो संसद का एक अंग है राष्ट्रपति, इसको पूरा कवर कर जाएंगे। राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे तथ्य। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट को ही हिंदी में संसद कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने पार्ट, कितने अंग हैं, अगर आपसे यह सवाल आ जाएगा तो भारतीय संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा और एक है हमारी राज्यसभा। यानी अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, तो आपने सिर्फ इन दोनों सदनों का नाम नहीं बताना है। भारतीय संसद में ये दोनों और साथ में राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है, जो लोकसभा है इससे जुड़ा आर्टिकल 81 है और जो राज्यसभा है इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 80 है। तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का आर्टिकल 81 में है। ठीक है, अब हम इनके बारे में और ज्यादा डिटेल से बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, यह आपसे पिछले वर्ष पूछा गया था आर्मी के एग्जाम में कि राज्य सरकार में एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, राज्य सरकार में एमएलए, इसका जो पूर्ण रूप होता है विधानसभा का सदस्य, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को लिखा जाता है एमएलए। बेसिकली जो हमारी संसद है, संसद को इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, और जो हमारी विधानसभाएं हैं जो राज्यों में होती हैं, उनको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो संसद का पार्लियामेंट का सदस्य है उसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर एम जुड़ जाता है यानी एमपी, तो सांसद को कहते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो हमारे विधानसभाओं के सदस्य होते हैं यानी जो विधायक होते हैं, वो क्या होंगे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और तब इनको कहते हैं एमएलए। तो सांसद को कहा जाता है एमपी और विधायक को कहा जाता है एमएलए। ठीक है, जैसे आपसे दूसरा सवाल भी बना था कि एमपी का पूरा नाम क्या है, तो एमपी का पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, भारत के अंदर या ज्यादातर जिन जिन देशों में लोकतंत्र है, वहां पर पूरा जो लोकतंत्र है उसके 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन जो 3 प्रमुख स्तंभ है उसमें एक होती है हमारी कार्यपालिका, एक होती है हमारी विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका में आपका जो पूरा मंत्रिमंडल है, पूरी जो सरकार है, वो शामिल होती है। भारत के अंदर कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर सवाल होगा वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तब आप प्रधानमंत्री पर टिक करेंगे। लेकिन भारत सरकार जितने भी काम करती है, विदेशों में भारत सरकार जितने भी समझौते करती है, वो सब किसके नाम से किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम से। तो भारत की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये तीनों सवाल आपसे पूछे गए थे और बिल्कुल इसी प्रकार के नोट्स आपको इस सीरीज में मिलेंगे, जिससे आपका जो आर्मी के एग्जाम का जो सिलेबस है आप उसे आसानी से कवर कर पाएं, चीजों को समझ पाएं, रटने की जरूरत आपको ना पड़े। अब भारत की संसद, जैसा हमने ऊपर देखा, भारत की संसद में कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। आप इसको एक शब्द सरल से याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लोकसभा किसमें और राज्यसभा किसमें है। सरल से आप इसको याद करें और 3 आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, 79, 80 और 81। स से आपका 79 को जोड़ दीजिए, यानी स से क्या है, संसद है। र से 80 में क्या है, राज्यसभा, और ल से 81 में क्या है, लोकसभा। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि संसद का उल्लेख किसमें है, 80 में किसका उल्लेख है और 81 में किसका है। सरल को आपने याद करना है, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। एक अंग है राष्ट्रपति, एक अंग है राज्यसभा और एक अंग है लोकसभा।
राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में एक और चीज ध्यान रखना, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, अब हम जो हमारी संसद का एक पार्ट है राष्ट्रपति, संसद क्या करती है? संसद कानून बनाती है और कोई भी कानून जब इन दोनों हाउसेस से पास होगा और जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे तब जाकर के वो कानून बनता है। इसीलिए हमारी जो ये अंग है तीनों के तीनों संसद के अंग हैं। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? तो जो उस समय राष्ट्रपति है उसको माना जाता है। क्वेश्चन आएगा, बताइए इनमें से भारत का पहला नागरिक माना जाएगा। आपको विकल्प देगा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को। तो आपने किस पर टिक करना है? राष्ट्रपति। यह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है हमारा वो देश का प्रमुख होता है। पूरे देश की एकता, पूरे देश की अखंडता उसी से प्रदर्शित होती है। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन है भारत का? वो भी राष्ट्रपति है। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है लेकिन ब्रिटेन में राजा भी होता है। तो वहां का जो संवैधानिक प्रमुख है राजा, ब्रिटेन का जो प्रमुख है वो वहां का राजा है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में सबसे ऊंचा पद क्या है? भारत में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति है। ये संवैधानिक प्रमुख भी होता है। अगर यहां पर भी आ जाए कि भारत का वास्तविक प्रमुख, तब आप प्रधानमंत्री को कहेंगे। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित हैं। जैसे मैंने कहा कि वास्तविक प्रमुख कौन है? वो प्रधानमंत्री है। लेकिन संविधान ने क्या किया है? संविधान में राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन संविधान में यह बात भी लिखी गई है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे और जो मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, इनकी सिफारिशों पे करेगा, इनकी सलाहों पर करेगा। ठीक है, तो कहने के लिए अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक तौर पर कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है भारत की? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत में सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो सुप्रीम कमांडर जो इंडियन आर्मी के होते हैं वो कौन है? राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यताएं हैं? तो योग्यता क्या क्या चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 3 इंपॉर्टेंट योग्यता है। पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और तीसरी योग्यता लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता, यानी लोकसभा में निर्वाचित होने लायक हो, 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। अगर ये खूबियां हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 योग्यताएं जो आपने ध्यान रखना है। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को शपथ भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश, जिसे कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाते हैं यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते, दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, एक और नोट यहां पर करना, कितने बार उसको चुना जा सकता है, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भारत में इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर आपके पास समर्थन है। ठीक है, कितने साल के लिए बनते हैं? एक बार में 5 साल। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। एक चीज यहां पर क्लियर करना, शपथ किसने दिलाई? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, लेकिन वो अपना इस्तीफा किसको देता है?
उपराष्ट्रपति को। ठीक है, एग्जाम में गलती से या जल्दबाजी में ये गलती मत करना कि शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो आपने उपराष्ट्रपति कर दिया, वो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको यहां पर देख लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, सबसे पहला है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति होगा ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 52। ठीक है, फिर है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति चुना जाएगा, निर्वाचित होगा, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो 52 में राष्ट्रपति होगा ये बात कही गई है। 54 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उसका निर्वाचन किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, यानी ऐसे लोगों का समूह जो राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, हमारे द्वारा, जनता के द्वारा जो लोग चुने गए होते हैं वो लोग जाकर के राष्ट्रपति चुनते हैं। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के सदस्य होते हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो चुनकर गए हैं। विधानसभाओं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं सारे राज्यों की, उनके निर्वाचित सदस्य, ये सारे मिलकर के, यानी सांसद और विधायक मिलकर के राष्ट्रपति चुनते हैं। हम सांसद और विधायकों को चुनते हैं और वो आगे जाके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उसके पास एक स्पेशल पावर होती है। आर्टिकल 72 में ये पावर है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। किसी भी अपराधी को अगर कोई सजा मिली है और अगर वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना करता है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसकी सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। किसके तहत ये उनको पावर मिली है? आर्टिकल 72। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? अब यहां से सवाल बन जाता है। राष्ट्रपति कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और उसके मंत्रियों को नियुक्त करना। यह काम कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए, प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है, जो दूसरे हमारे मंत्री होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? तो आपने जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नहीं करना है, प्रधानमंत्री को भी और बाकी के मंत्रियों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, बाकी के मंत्रियों को वो प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त करता है, वो चीज अलग है, लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का जो सबसे बड़ा वकील होता है एक तरीके से, उसको भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसे हम सीएजी कहते हैं, इसको भी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजेस को भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, सबको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चाहे वो मुख्य वाला हो या दूसरे वाले हों, उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यों में राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक जो बनाने हों, इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को, वित्त आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होता है, उसके अध्यक्ष को, उसके सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। एससी, एसटी, ओबीसी आयोग जो होते हैं हमारे, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा जाति के लिए जो आयोग बनाए गए हैं, उसके अध्यक्ष, उसके सदस्यों, उन सबको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतरराज्य परिषदें जो हमारी होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का जो समूह है, उसको भी कौन बनाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन आएगा, अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा इसके पास और क्या क्या पावर्स हैं? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? अगर किसी भी विधेयक को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के दोनों सदनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इस अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सेशन तो बुला दिया राष्ट्रपति ने, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करेगा। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का
अध्यक्ष करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह बात हमने ऊपर कवर करी कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, अन्य जजेस को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह यानी कि कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में यह बात कही गई है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा वो उसको माने। केवल सलाह है, मानना या ना मानना वो राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है। लेकिन किस आर्टिकल के तहत वो सलाह ले सकता है? 143। ठीक है। यह राष्ट्रपति की एक इंपॉर्टेंट न्यायिक शक्ति। इसके अलावा इमरजेंसी को लेकर के सवाल आते हैं, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में प्रदान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ इमरजेंसी की पावर्स होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जिसके माध्यम से वो देश में आपातकाल लगा सकता है। इन शक्तियों का इस्तेमाल वो कितनी परिस्थितियों में कर सकता है? 3 प्रकार की परिस्थितियां। पहली परिस्थिति है कि अगर भारत किसी देश के साथ लड़ाई में है, या भारत पर किसी देश ने हमला कर दिया, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो आप क्या लगाएंगे? राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे 352 के तहत। नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो किस आर्टिकल के तहत लगेगी? 352। ये कब कब लगती है? अगर भारत किसी देश के साथ लड़ाई में है, अगर भारत पर कोई देश हमला कर देता है, या फिर अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। ठीक है। फिर आता है दूसरा, मान लीजिए किसी राज्य के अंदर सरकार गिर जाती है वहां की, और नई सरकार नहीं बन पा रही है, तो उस राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। और वह राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। वो भी आपातकाल शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। ठीक है। राज्य आपातकाल इसको कहते हैं, यानी प्रेसिडेंट रूल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 और प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन 356। तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल है। ये 360 के तहत लगता है। नाम से ही पता रहा है, अगर भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 360 के तहत। ठीक है। अभी तक भारत में 352 वाला जो आर्टिकल है ये 3 बार लगा है, और 356 वाला जो आर्टिकल है राष्ट्रपति शासन, ये तो बहुत सारे राज्यों में बहुत बार लग चुका है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 लगता है, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो सारे उस समय के लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है। केवल 2 मौलिक अधिकारों को छोड़ करके, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21। ठीक है। ये खत्म नहीं होते। अब तक कितने आपातकाल लगे हैं, कब कब लगे हैं, उनको देखिए। जो राष्ट्रपति शासन है वो तो बहुत बार लगता है, आपको जानते हैं। किसी भी राज्य में, उत्तराखंड में खुद यहां पर 2016 में वहां आपातकाल लगा था, राज्यों में वो लगता रहता है। जो नेशनल आपातकाल है, राष्ट्रीय इमरजेंसी, वो कितनी बार लगी है? 352 वाली, वो अभी तक 3 बार लगी है। पहली बार लगी थी 26 अक्टूबर 1962 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके द्वारा लगाई गई। उस समय कारण क्या था? तो भारत चीन का युद्ध 62 में चल रहा था, उसके तहत देश में पहली बार आर्टिकल 352 लागू हुआ। दूसरी इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 को लगी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। और तीसरी और सबसे ज्यादा विवादित जो इमरजेंसी थी वो लगी 26 जून 1975 को। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आंतरिक अशांति यहां पर कारण बताया गया। जो पहले की 2 इमरजेंसियां हैं ये लड़ाई की वजह से लगी थी, तो इन पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सवाल जो आता है वो इस इमरजेंसी पे आता है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। जब 71 में लगी तब भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जब 62 में लगी तब नेहरू प्रधानमंत्री थे।
तो ये अब तक लगे भारत में नेशनल इमरजेंसी हैं, कब कब लगी हैं, किस किस वजह से लगी हैं और किस किस ने लगाई हैं, क्योंकि लगाता कौन है? राष्ट्रपति। तो ये सब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अब कुछ बेसिक आइडिया यहां पर जानेंगे। भारत का राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर के 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पहले और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति भी कौन हैं? अभी तक वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले और अब तक के एकमात्र व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1962 से लेकर 67 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। तीसरे राष्ट्रपति जो थे भारत के, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो 1967 से 1969 के दौरान देश के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, जो 2022 से भारत की राष्ट्रपति बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को हमने यहां पर देखा। आज हम लोकसभा और राज्यसभा को पहले देखेंगे। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में आता है, ठीक है। अब देखिए दोनों सदन। लोकसभा के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहते हैं। वहां के सभापति वर्तमान में सीपी राधाकृष्ण। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्ण, ठीक है। जो लोकसभा है इसे संसद का निम्न सदन कहते हैं, यानी कि लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कौन है? वो लोकसभा है। जबकि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है वर्तमान में? लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 हैं, जबकि राज्यसभा में वर्तमान में मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? 250। देखिए लोकसभा में पहले टोटल 552 सीटें होती थी। 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए होती थी, लेकिन अब उनको खत्म कर दिया गया है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है वर्तमान में? 550। जबकि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? 250, ठीक है। वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? मैक्सिमम तो 550 है। वर्तमान में जो चुने जाते हैं लोग वो 543 सीटों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 550 तक चुन सकते हैं, लेकिन होते कितने हैं अभी? 543। इतनी ही सीटों पर चुनाव भी होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में वर्तमान में कितने हैं सदस्य? 245। जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो 245 सीटों पर होते हैं। 5 सीटें और हो सकती हैं, लेकिन वो अभी खाली रखी गई है, ठीक है। तो यहां पर वर्तमान में 543 सीटें हैं, 7 सीटें खाली है, यहां पर 5 सीटें खाली है। जो लोकसभा होती है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा वैसे लगातार चलती रहती है। जो लोकसभा है आपकी 5 साल के बाद लोकसभा खत्म कर दी जाती है, नए सदस्यों का चयन होता है। राज्यसभा खत्म नहीं होती, लगातार चलती जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष यानी सभापति कौन थे? जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे ही होंगे, ठीक है। तो ये हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करी। वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, किस एज में आप बन सकते हैं, कार्यकाल क्या है, किसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए उनको देखते हैं।
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को करते हैं, पेपर में आता है। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये जो 12 सदस्य होते हैं ये अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, जैसे खेल के क्षेत्र से, सिनेमा के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? हमारी संसद में अगर कोई विवाद हो जाता है किसी विधेयक को लेकर, किसी बिल को लेकर के, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस संयुक्त बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा हमारे पास ये 2 सदन हैं। अब इन दोनों की संयुक्त बैठक बुला दी गई, यानी दोनों सदन साथ में बैठक करेंगे, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, दोनों के सदस्य अब एक साथ बैठेंगे। अब इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, राज्यसभा वाला या लोकसभा वाला? अध्यक्ष करेगा या सभापति करेगा? तो ध्यान रखना, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी दोनों की, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये संसद का सदस्य नहीं होते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य ही नहीं है, भले ही वो राज्यसभा का सभापति है, लेकिन वो बतौर उपराष्ट्रपति भी जाना जाता है, और बतौर उपराष्ट्रपति वो संसद का मेंबर नहीं है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी वो नहीं कर सकता जो संसद का सदस्य नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है, तब कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और अगर मान लीजिए लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब कौन करेगा? तब राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो करेगा। ठीक है, लेकिन किसी भी कीमत पर जो सभापति होगा वो अध्यक्षता नहीं कर सकता। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, यहां पर 80 सीटें हैं टोटल। भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा वाला सीट वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में है, 31 सीटें हैं यहां पर राज्यसभा की। भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? वो भी उत्तर प्रदेश है, 403 सीटें पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें कहां कहां पर हैं। ठीक है, अब बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। हमने संविधान सभा की बात करी, हमने मौलिक कर्तव्यों की बात करी, मौलिक अधिकारों की बात करी, राष्ट्रपति की बात करी, संसद को देख लिया। अब राज्यों में कैसी कार्यपालिका होती है उसकी बात करते हैं। राज्यों की कार्यपालिका, संविधान में क्या प्रावधान है इसके लिए? राज्य की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में किया गया है। ठीक है, यानी 153 से लेकर 167 के जो आर्टिकल्स हैं वो राज्यों की कार्यपालिका से जुड़े हैं। ठीक है, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो राज्यों की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है और महाधिवक्ता होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में होता है। केंद्र में क्या होता है? केंद्र में राज्यपाल की जगह पर राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री की जगह पर प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद की जगह पर वहां पर भी मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। महाधिवक्ता की जगह पर वहां पर महान्यायवादी होता है। ठीक है, अब राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल से जुड़े क्या क्या सवाल बनते हैं? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्यों में राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। देखिए, कोई लिखा हुआ नहीं है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन मुख्य तौर पर वो राष्ट्रपति की इच्छा पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। इसे हटाया कैसे जा सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय हटा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या तथ्य हमने देखे? ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है आमतौर पर 5 साल के लिए और कभी भी हटा सकता है। ठीक है,
राज्यपाल से जुड़े और तथ्य जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, पिछले साल आपसे पूछे गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? जैसे देश का या भारत सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ठीक है, वास्तविक अध्यक्ष पूछेगा तो वो मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने देखा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये भी हमने देखा, राज्यपाल होता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो यह है आपकी 35 वर्ष। यानी अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो कम से कम उसकी उम्र 35 होनी चाहिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ठीक है, यह यूपी की राज्यपाल बनी थी। हमने राज्यपाल को देखा, अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। संवैधानिक प्रमुख यानी संवैधानिक तौर पर तो राज्यपाल प्रमुख है, लेकिन असली जो प्रमुख होता है, मुख्य जो होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक प्रधान। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है आर्टिकल 164 के तहत। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया क्या है? संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की या उसके निर्वाचन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। ठीक है, बेसिकली मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, कौन चुनता है? राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। जो विधानसभा होती है हमारी, उस विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है, उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में मंत्री परिषद, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब मंत्री परिषद का क्या होता है? देखिए शासन तो चल रहा है राज्य के अंदर, उसका एक मुख्यमंत्री भी है और उसकी मंत्री परिषद भी है। एक पेपर में सवाल आया था आपसे कि अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या मंत्री परिषद अपने कार्य कर सकती है नए मुख्यमंत्री के आने तक? वो हो जाएगा गलत। जैसे ही मुख्यमंत्री अपने पद से हटता है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो त्याग पत्र दे दे, जैसे ही हटा, जो उसकी मंत्री परिषद होती है वो भी खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस समय भी जो मंत्री परिषद होती है वो भंग हो जाती है। ठीक है, भारत में न्यायपालिका, मुख्यमंत्री से आपके यही सवाल आते हैं बेसिकली, कौन नियुक्त करता है, कितने साल के लिए होता है, किस दल का नेता होता है? तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता। अब बात करेंगे भारत में न्यायपालिका के बारे में। भारत में न्यायपालिका की संरचना 3 स्तरों पर आधारित है, जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है, नंबर 2 पर उच्च न्यायालय है और फिर आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स। ठीक है, तो भारत में न्यायपालिका कितने स्तर पर बनी है? 3 स्तर पर बनी है। ठीक है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हमारे हाई कोर्ट और फिर आते हैं हमारे जिला और सत्र न्यायालय। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किसमें है संविधान में? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में किए गए हैं। जो हमारे 22 भाग हैं संविधान के, उनमें से एक भाग है भाग 5। इस भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक हैं। किससे रिलेटेड हैं ये? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। दिल्ली में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। ठीक है, वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, वर्तमान में ये 34 है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या कितनी होती है? तो जब संविधान था हमारा बना, जब लागू हुआ, उस समय टोटल जजेस की संख्या 8 थी, आज इसे 34 कर दिया गया है। एक पेपर में सवाल आया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाने का काम, कम करने का काम कौन करेगा? संसद करती है। ठीक है, यह है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस होते हैं उनको नियुक्त राष्ट्रपति करता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सलाह पर। ठीक है, उनसे सलाह लेता है। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं।
देखिए, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो दूसरे न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट के, उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। संविधान में कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 55 साल का है और एक व्यक्ति है जो 50 साल का है। दोनों सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब दोनों के दोनों 65 वर्ष के जब होंगे तब तक अपने पद पर रहेंगे। यानी यह व्यक्ति 10 साल के लिए और यह व्यक्ति 15 साल के लिए रहेगा। तो कार्यकाल फिक्स नहीं है, बस उम्र है कि अधिकतम 65 वर्ष है। जैसे ही आपकी उम्र 65 हुई आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई जज रिटायर होता है वो दोबारा वकालत नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में। ठीक है। यह है सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। भारत में हाई कोर्ट्स किस आर्टिकल में बताए गए हैं? तो आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। राज्यों में हाई कोर्ट होंगे, इसका प्रावधान किया गया है किसमें? आर्टिकल 214। एक चीज ध्यान रखना, देश में सुप्रीम कोर्ट होगा यह बात कही गई है आर्टिकल 124 में। राज्यों में हाई कोर्ट होंगे ये बात कही गई है आर्टिकल 214 में। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर भी हाई कोर्ट बनेगा ये कहा गया है 241 में। नंबर एक ही जैसे हैं, बस आगे पीछे इनको करना है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 214 में राज्यों का हाई कोर्ट है और 241 में केंद्र शासित राज्यों का हाई कोर्ट है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 वर्ष की उम्र तक रहते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जजेस 62 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में, इनके जजेस की नियुक्ति और त्यागपत्र का क्या? ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्त इनको राष्ट्रपति करता है, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। इनको भी नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। लेकिन ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को नहीं देते, इस्तीफा ये राष्ट्रपति को ही देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये तो हमने हाई कोर्ट की बात करी। राज्य कार्यपालिका का एक और इंपॉर्टेंट अंग है, वो है महाधिवक्ता। और भारत में केंद्र में जो आता है वो महान्यायवादी आता है। तो अब महान्यायवादी की बात यहां पे करते हैं। अनुच्छेद 76 ये भारत के लिए महान्यायवादी की बात करता है। ठीक है। यानी भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। आर वेंकट रमणी वर्तमान में ये भारत के महान्यायवादी हैं। ये एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे यानी सीएजी होंगे, इनका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 148 में। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के सीएजी हैं। आर्टिकल 280 किससे जुड़ा हुआ है? ये वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। जो लेटेस्ट वित्त आयोग बना है वो 16वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है। 16वां वित्त आयोग बना है, ये लेटेस्ट वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने संसद के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में डिटेल से बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब किया गया था? तो देश में सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की बात कही गई है? हमने डिटेल क्लास में देखा था। आर्टिकल 368 है, भाग 20 है, जिसमें संशोधन के बारे में बताया गया है। किस देश से हमने संशोधन की प्रक्रिया को लिया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है।
कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें संविधान में परिवर्तित करी गई। इसके माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्योंकि बड़े स्तर पर संविधान में परिवर्तन हुए, इसीलिए 42वें संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। किस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? हमारे संविधान का जो उद्देश्य है कि हमारा संविधान बना क्यों है, वह प्रस्तावना में लिखा है। हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। इस प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ था 42वें संशोधन के तहत। इसके माध्यम से हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अभी मैंने आपको कहा 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? जैसा आप जानते हैं, हमारे पास अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 में एक संशोधन किया गया, 44वां संशोधन, और इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया मौलिक अधिकार के रूप में। अब ये एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। ठीक है, जो गलत चीजें 42वें संशोधन के तहत करी गई थी 1976 में, उनको ठीक किया गया 44वें संशोधन 1978 में। जैसे 42वें के तहत जो लोकसभा थी और राज्यों की जो विधानसभा थी, उन सबका कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया। इसके तहत वापस 5 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 44वें के माध्यम से एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया? यह था 44वां संशोधन 1978। देखिए, हमारे संविधान में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। किसमें आपातकाल लगाने का प्रावधान है पूरे देश में? 352। इसमें 3 कंडीशन पर, 3 आधार पर आप आपातकाल लगा सकते हो। पहली कंडीशन है कि भारत के ऊपर कोई देश हमला कर दे। दूसरी कंडीशन है भारत किसी देश के साथ लड़ाई में हो, तब आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरी जो कंडीशन थी वो थी आंतरिक अशांति, यानी देश में अगर थोड़ी सी अशांति है, उस आधार पर भी आप लगा सकते हैं। इसी तीसरे का, लेकिन किस प्रकार की अशांति, उसको स्पष्ट नहीं किया गया था। इसी का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया और उन्होंने आपातकाल लगाया। लेकिन 1978 में क्या किया गया? 1978 में इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये जो तीसरा वाला पार्ट है, ये कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे, इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया। ये भी कब हुआ? 44वें संशोधन के तहत। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल कानून कहते हैं, यह जोड़ा गया? हमारे मूल संविधान में जो अनुसूची थी, इनकी संख्या 8 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। जो 9वीं अनुसूची थी उसे 1951 में, जो 10वीं अनुसूची थी उसे 1985 में 52वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। किस संशोधन के तहत मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो किस संशोधन के तहत पहले वोट देने का जो अधिकार था वो 21 साल के ऊपर के बच्चों को था, यानी लोगों को था। अगर आपकी उम्र 21 साल है तो ही आप वोट दे पाएंगे। लेकिन आज क्या है, आज आप 18 साल के तो वोट दे देते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ कि अब 21 नहीं 18 को वोटिंग एज माना गया, ये हुआ 61वें संशोधन के द्वारा 1989 में। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 241A, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, ये जोड़ा गया? हमारे संविधान में 21A जो आर्टिकल है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, ये कहा गया। इसे 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है,